Hi everyone, welcome back to my channel that is Life of Naira. Life of Naira currently is all about explaining and explaining क्योंकि स्प्लिट्सविला की ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा बायस्ड है। स्प्लिट्सविला की लड़कियों को लेके सारी हेटरेट जो है वो सिर्फ लड़कियों को ही मिल रही है। लड़के हाथ पैर मारे, लड़ाई झगड़े करे, उसका इंतज़ार कर रही है ऑडियंस बकायदा, क्योंकि वो कूल है। बट अपेरेंटली अगर लड़कियों के साथ कुछ हो, लड़के अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे, तो कैरेक्टर असैसिनेशन पे पूरी दुनिया आ जाती है। सो चलिए एक और एपिसोड का एक्सप्लेनेशन किया जाए, जो है एपिसोड नंबर 3, जिसमें मेरा जो डायलॉग था फीमेल प्यार का पंचनामा वाला डायलॉग, उसके पीछे की कहानी। अब जैसे बहुत से लोगों का कहना है कि सारी कहानी तो रोडीज़ में ख़त्म हो गई थी, फिर से वही सेम रिएक्शन, फिर से इतना गुस्सा, फिर से वो सारी चीज़ें क्यों। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ। नॉट ट्राइंग टू गेन एनी सिंपैथी, अगेन आई एम सेइंग, क्योंकि किसी की सिंपैथी से नायरा का घर नहीं चलता है। सो बेसिकली जब मेरा सिलेक्शन हो गया था शो के लिए और मुझे कॉल आया था कि दूसरे डेटिंग शो में सिलेक्शन हो गया है, उसी के थोड़े देर बाद मुझे मेरे घर से कॉल आया था कि मेरे दादू का हिप बोन फ्रैक्चर हो गया है एंड ही इज़ कम्प्लीटली ऑन बेड रेस्ट एंड डॉक्टर्स बोल रहे थे कि ही वोंट सर्वाइव फॉर मोर देन 5-6 डेज, रेस्ट इट्स ऑल मिरेकल अगर वो सर्वाइव कर लेते हैं। और उसी बीच में आई वॉज प्लानिंग टू ओपन अ सैलॉन विद माई ब्रदर। सो काफ़ी चीज़ें बीच में अटकी हुई थी। सैलॉन का जो स्टार्टअप हो ही रहा था, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो ही रही थी, वो सब कुछ छोड़ के मुझे जाना था। और सबसे बड़ा टफ डिसीजन था कि मेरे दादू की कंडीशन थी और मेरे लिए बहुत बड़ा डिलेमा था कि मैं घर जाऊं या मैं शो के लिए आऊं। बहुत बहुत कम टाइम था और उस कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें करनी थी। बट मेरी फैमिली इतनी अंडरस्टैंडिंग और इतनी सपोर्टिव है कि उन्होंने यही बोला कि गो अहेड, कुछ आने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी होगा वी आर देयर, यू जस्ट गो अहेड। तो वो उतने हैवी हार्ट के साथ हर चीज़ स्टेक पे लगा के मैं सब कुछ, मैंने सारी जिम्मेदारी अपने भाई के कंधों पे डाल दी। दादू को लेके मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज जिस कंडीशन में वो थे, जितने पेन में, यही लग रहा था कि इफ़ ही डजंट सर्वाइव दैट ओनली विल बी बेटर फॉर हिम। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को स्टेक पे लगा के मैं शो में गई, ये सोच के कि जो भी मैं कर रही हूँ आज अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ, फाइनेंशियली उन्हीं को हेल्प कर पाऊँगी। तो एक फ्यूचर का सोच के मैंने ये डिसीजन लिया बहुत हैवी हार्ट के साथ। और जब मैं पहुँची शो के अंदर, तो पहले दिन तो वो जो एक्स वाला सीन हो गया था, उसी से मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका था। और समवेयर मुझे समझ में आ गया था कि ये जो शो है ना, ये इसी चीज़ के अराउंड रिवॉल्व होने वाला है और मैं कितना भी कर लूँ मैं इससे भाग नहीं पाऊँगी। तो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेशन बहुत बड़ा हुआ था, टेंशन भी बहुत थी। मैं कॉन्स्टेंटली, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आज मैं शो में अंदर हूँ तो बाहर मेरी फैमिली, मेरे घर में क्या हो रहा है, आई हैव नो आइडिया। इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता था, मुझे समझ में नहीं आता था बाहर क्या हो रहा है मेरे घर पे। बट मैं बार बार खुद को यही बोलती थी कि यू आर डूइंग दिस फॉर फैमिली, यू आर डूइंग इट फॉर फ्यूचर, आगे जाके अपनी फैमिली के लिए करना है, थोड़ा सा सेक्रीफाइस है, थोड़ा सा पेन है, बट आगे जाके विल गिव देम बेटर लाइफ। बार बार यही सोच के मैं हर चीज़ झेल रही थी कि नहीं यार, थोड़ा और झेल लेते हैं। और हम सुबह उठते हैं, हमारे सामने ऐसी क्लिप आ जाती है कि आपके बारे में आपके एक्सेस ने ये बोला, जो एक्स है भी नहीं। और जैसे ही वो क्लिप चली, अगर उस क्लिप में सच बात होती या उस क्लिप में कोई ऐसी बात होती जिसके लिए मुझे अगेन क्लैरिफिकेशन ना देने पड़ते, तो मेरा वो रिएक्शन नहीं निकलता। जब मैंने वो क्लिप देखी, आपको टीवी पे 2 लाइन दिखाई है, मुझे 4 से 5 लाइन से भी ज़्यादा दिखाया हुआ है जो उन्होंने मेरे बारे में कहा। अगेन आई एम सेइंग, नॉट पॉइंटिंग इट टुवर्ड्स एनीवन, नॉट ट्राइंग टू स्प्रेड एनी हेट्रेड टुवर्ड्स एनीवन। शो में सब सॉर्ट आउट हो चुका है, मुझे दोबारा लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। बट मैं सिर्फ वो बता रही हूँ इमोशन जो उस दिन पे उस क्लिप को लेके था, ताकि आप लोग गलत ना समझे। तो वो जैसी क्लिप मुझे दिखाई गई, वो क्लिप में अगेन वही बातें थी जो चीज़ों को लेके मैं इतना क्लैरिफाई कर चुकी हूँ ऑडियंस को। और आप अगर मेरी जगह होते ना, इमेजिन जितने लोग बोल रहे हैं ऐसा रिएक्शन क्यों, कोई इंसान ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहा है, बहुत सारी चीज़ें स्टेक पे लगा के आया है, और जब वो आता है तो वो देखता है कि उसका पास्ट ही उसके मुंह के सामने रख दिया है, जो चीज़ बहुत महीनों पहले हो चुकी है, जिस चीज़ से मैं इतने महीनों लड़ी हूँ, इतना हेट्रेड, इतना सब कुछ झेला है, अभी फिर से वो सामने चीज़ रख दी है और फिर से एक और झूठ रख दिया है। अब उसको सही करने के लिए मुझे दोबारा क्लैरिफिकेशन देने पड़ेंगे पूरी दुनिया को। तो
कैसे फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? मेरे को ऐसा लगता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस सिचुएशन को डॉज किया जा सकता था, या तो यही बोल देते कि मुझे कुछ बात नहीं करनी या मुझे नायरा के बारे में बात नहीं करनी। बट कहीं ना कहीं आई अंडरस्टैंड कि जैसे मुझे एक सिचुएशन मिली थी जिसमें मुझे बोलना पड़ा, वैसे ही शायद उसके सामने भी सिचुएशन होगी जिसमें उसको बोलना पड़ा होगा। बट जो मुझे क्लिप दिखाई गई वो यही दिखाई गई कि सामने वाले ने मेरे बारे में ये सब बातें करी है, और वो वही सारी बातें थी जो बिल्कुल सच नहीं थी, कहीं से लेकर कहीं तक सच नहीं थी। और जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा रिएक्शन नहीं आना चाहिए था, यू टेल मी, आप इतनी चीज़ों को इतने टाइम से क्लैरिफाई कर रहे हो और लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, हेट्रेड फैला रहे हैं, और अगेन आपको सेम इंसान अभी सेम सिचुएशन पे उसी टाइम पे कोई एक और बात कर देता जो सच नहीं है, तो क्या आप चुपचाप बैठे रहोगे? क्या आप नॉर्मल रिएक्ट करोगे? वो रिएक्शन सिर्फ क्लिप का नहीं था, वो रिएक्शन वो उन सारे महीनों का था जिन चीज़ों से मैं गुजर रही थी। जब कोई एक इंसान स्टेटमेंट बोल देता है ना कि नहीं ऐसा नहीं था, और दूसरा इंसान इन्वॉल्व होता है ना, उस इंसान को इतना क्लैरिफाई करना पड़ता है, बिकॉज बीइंग अ वुमेन लोग कैरेक्टर असैसिनेशन पे आ जाते हैं। मैंने रोडीज़ के बाद रिलेशनशिप में आने की भी कोशिश करी किसी इंसान के साथ, वो रिलेशनशिप भी वर्कआउट नहीं हो पा रहा था बिकॉज कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया पे इतना हेट्रेड चल रहा था। मैं अगर किसी इंसान के साथ रील डाल रही हूँ, उसको भी गाली बक रहे थे लोग, उसको भी टैग कर रहे थे, उसको पर्सनली मैसेजेस कर रहे थे, मुझे कर रहे थे। तो मेरा पर्सनल लाइफ इतना ज़्यादा अफेक्ट हुआ है ना पूरी दुनिया को क्लैरिफाई करने में, तो मैंने इतनी चीज़ें खोई है ना सिर्फ सामने वाले के झूठ की वजह से, तो ऑफकोर्स मेरा वो गुस्सा आएगा। और जो लोग कह रहे हैं कि मैंने ऐसा बोला है वैसा बोला, आई अंडरस्टैंड दैट मे बी मेरी लैंग्वेज गलत हो सकती है, मेरा रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बट मेरा एक एक वर्ड जो मैंने बोला है वो सच ही है। मैंने कुछ झूठ नहीं बोला है, चाहे मैंने गुस्से में बोला हो, चाहे मैंने गलत लैंग्वेज यूज़ करके बोला हो, बट वो सब बिल्कुल फ्रॉम हार्ट निकला है। क्योंकि एक इंसान जब इतने लेवल तक टॉर्चर हो जाता है ना कि उसको पूरी दुनिया को सिर्फ क्लैरिफिकेशन देने पड़ रहे हैं अपने कैरेक्टर को लेके, अपने इमोशंस को लेके, तो बहुत कुछ स्टेक पे लगा के आप ऊपर से आ रहे हो और फिर से वही सब चीज़ें हो रही है, तो ऑफकोर्स वो गुस्सा आएगा, वो रिएक्शन आएगा। बट अगेन आई एम गोना कम टू दैट पॉइंट कि अभी सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। तो आई होप कि लोग जो ये वीडियो देखें उसके बाद किसी को कुछ गलत ना बोले, किसी को कुछ ना बोले, मुझे बोलो ठीक है, बट मेरी वजह से किसी और को मत बोलना, क्योंकि हमारा सब शो में बात हो चुकी है। बहुत सी चीज़ें जो शायद पहले हो जानी चाहिए थी वो अब हो गई है। तो मेरा अगेन कोई भी तरीका नहीं है या कोई भी मेरा इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी को ब्लेम करूं या किसी को गलत बोलूं, बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगी, चाहे जो भी हो। अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं यही बताऊंगी जो सच है, और जो मेरा रिएक्शन था वो बिल्कुल फ्रॉम हार्ट निकला था। जो लोग कह रहे हैं कि डायलॉग कैसे याद कर लिया, अरे यार तुम वो क्लिप देखो, मेरी यहाँ पे गर्दन पे ना मेरी नसें फट रही है, मैं इतना तेज चीख रही हूँ अंदर से, क्योंकि लिटरली यार एक पॉइंट होता है इंसान का जब वो थक जाता है क्लैरिफिकेशन दे दे के, एंड देन आप इतने महीने निकाल चुके हैं, सामने सेम वही बात होती है और आपको पता है कि अब ये टीवी पे हो रहा है। ऑफकोर्स यू विल हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, एंड यार कोई गलत बात नहीं अपना स्टैंड लेने में, चाहे 10 बार सेम बात दोहरानी पड़े, चाहे 1000 बार दोहरानी पड़े, अगर तुमको पता है तुमने गलत नहीं किया है तो तुमको स्टैंड लेना चाहिए। वही मैं कर रही हूँ, मेरी तरफ से कुछ इनिशिएटिव नहीं हुआ है, ये कॉन्सेप्ट ही शो का है। लोग क्यों नहीं समझ रहे भाई, कोई अपनी विल से किसी की एक्स बन के नहीं आएगा, जो एक्स है भी नहीं, हम दोनों एक्सेस है भी नहीं, फिर भी पता नहीं हमको एक्स बनाया गया, हमको शो में लाया गया। मैंने ऑडिशन में भी बोला था कि मेरा कुछ रिएक्शन नहीं आएगा अनलेस एंड अनटिल वहाँ से कुछ हो, और वो जब क्लिप दिखी, ऑफकोर्स क्लिप जब मुझे दिखेगी मेरा रिएक्शन होगा, आई एम नॉट रॉन्ग अबाउट इट। एंड अभी मुझे ये भी पता चला, जब मैंने अभी लाइव अटेंड की लास्ट, तो मुझे पता चला कि शिवित को भी पूछा गया था अपने एक्सेस के रेड फ्लैग बताने के लिए, बट उसने किसी और के बारे में बताया, बट उससे पूछा गया कि तुम्हारे साथ पहले शो में क्या हुआ, तुम वो बताओ, और मुझे क्लिप ऐसे दिखाई गई कि वो मेरे बारे में बात कर रहा है। कहीं ना कहीं हम दोनों के जो रिएक्शंस निकल रहे हैं वो हमारी विल की वजह से नहीं निकल रहे हैं, बट हमें जिस सिचुएशन में डाला गया है उस सिचुएशन की वजह से निकल रहे हैं, और 1 घंटे के एपिसोड में कुछ नहीं पता होता, और इनफैक्ट जो दिखता है वो सब कुछ सच नहीं होता है। मैं बार बार बोल रही हूँ, आई थिंक इन सब चीज़ों में हम दोनों ने बहुत सफ़र किया है। और यार एज ऑडियंस देखना बहुत अलग है, एज अ कंटेस्टेंट उस शो को जीना, उस शो को एक्सपीरियंस करना, वो सिचुएशन को टैकल करना इज़ वेरी डिफरेंट। और यही बोलूँगी कि ऑडियंस बहुत बायस्ड है, लड़कियों को लेके बहुत बायस्ड है। जितनी भी लड़कियों के ऊपर पॉइंट आउट हो रहा है, सब चीज़ हो रही है, बहुत ईजी है गाइस कमेंट में लिखना सारी चीज़ें, कमेंट में किसी को गंदा बोलना, टारगेट करना,
और मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रही कौन सही है कौन नहीं, ऐसा नहीं कि लड़कियां हैं तो कुछ भी कर सकती है, बट बायस्ड मत रहो। जितना तुम जो थॉट प्रोसेस तुम्हारा शो की लड़कियों के लिए है ना, तो वैसे ही थॉट प्रोसेस लड़कों के लिए भी होना चाहिए। इसमें बायस्ड मत रहो कि अरे हम इसके फ़ैन है तो हम इसको गाली बकेंगे, हम उसके फ़ैन है तो इस बंदी को करेंगे, पता नहीं शो में सारी लड़कियों को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं। बट ठीक है, एनीवेज दिस वाज माय रिएक्शन टू द थर्ड एपिसोड, एंड आने वाले एपिसोड में बहुत कुछ होने वाला है। प्रोमो तो आपने देख लिया होगा। नायरा हमेशा आपको बैड एज दिखी है। आई वॉन्ट पीपल टू अंडरस्टैंड दैट हर बैड एज इंसान के पीछे एक वल्नरेबल साइड होता है, हर स्ट्रॉन्ग इंसान के पीछे एक वीकनेस होती है, एंड वही शायद आपको मेरी दिखेगी शो में। तो लेट्स सी एंड टेक केयर, बाय।